नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। देहरादून से बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध किया है। ट्रैक्टर घोटाले की जांच सार्वजनिक की जाए, इसकी भी मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को सौंपा ज्ञापन। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपा है। देहरादून से बड़ी जानकारी, हाउस टैक्स बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कांग्रेस लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। अब हाउस टैक्स बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। पवन, मेरी आवाज मिल रही है? तो पवन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। हाउस टैक्स में जो बढ़ोतरी लगातार की जा रही है उसको लेकर ये है। बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। देहरादून की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध किया है। सार्वजनिक जारी है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने टैक्स बढ़ाने को लेकर विरोध किया। हाउस टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर विरोध किया है। मेरे सहयोगी पवन एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, लगातार कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। अब हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल काजल, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वही जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस लगातार घेराबंदी कर रही है। आज भी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन दिया और वहां पर प्रदर्शन किया है। जो लगातार टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है, वही जो ट्रैक्टर घोटाला पूरा उठाने को लेकर निगम के पवन, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ट्रैक्टर घोटाले की जांच सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रही है। हाउस टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है उसका भी लगातार विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में खेती सुधार को लेकर लगातार काम हो रहा है। वहीं अब सरकार ने फैसला किया है कि कृषि और सहकारिता विभाग मिलकर किसानों के लिए काम करेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कृषि विभाग मंडवा जैसी फसलों को सहकारिता विभाग के साथ मिलकर बाजार में लाने पर काम कर रहा है, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों को और बड़ा बाजार मिल सके, साथ ही किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम भी दिलाया जा सके। तो देहरादून में कृषि में सुधार के लिए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कृषि और सहकारिता विभाग किसानों के लिए अब आगे चल के काम करेंगे। किसानों की मेहनत का उचित दाम उन्हें दिलाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो कृषि मंत्री नजर आए हैं कि किसान लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसानों की मेहनत के हिसाब से उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन अब इसमें कृषि और सहकारिता विभाग किसानों के काम करें ताकि उनका जो पूरा लाभ है उनकी मेहनत का वो उन्हें मिल सके। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार तमाम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अब कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने तमाम बातें कही हैं। किस तरह से किसानों को अच्छी आय मिल सकेगी, किस तरह से किसान मेहनत का फल पा सकेंगे? पवन, मेरी आवाज मिल रही है? तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से। कृषि और सहकारिता विभाग मिलकर किसानों के लिए अब काम करेगा। किसानों की मेहनत का उचित दाम भी दिलाया जाएगा।
और वैसे भी पवन मेरे साथ फोन जुड़ गए हैं। पवन, किसानों के लिए सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि उनकी जो आय है वो दोगुनी हो सके, उनकी आय बढ़ोतरी हो सके। अब नया फैसला लिया गया है कृषि सुधार के लिए, किस तरह से काम करेगा? इनका जो लगता है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर है, इसलिए कहीं कहीं सरकार इस किसान बिल विरोधी जो बिल को लेकर के भी बीजेपी जो है कहीं कहीं बैकफुट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान भी इसमें विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस भी विरोध कर रही है, जिसको देखते हुए सत्ताधारी पार्टी चाहे त्रिवेंद्र सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारों ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयास किए हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी त्रिवेंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो क्लस्टर खेती की जाएगी, उसमें एक गांव में अलग अलग जो क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, उस क्लस्टर के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, वही स्थानीय मार्केट को भी वहां तक पहुंचाया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के अब सहकारिता विभाग भी कृषि विभाग से मेलजोल करेगा, एक जगह कोलैबोरेशन किया जाएगा ताकि उनका हम स्थानीय उत्पादों के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से उनकी बिक्री भी कर सकें। स्थानीय उत्पादों को पर्यटकों में कैसे उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। जो बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ये कह रहे थे कि इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिलेगा, कृषि को भी, किसानों को फायदा होगा, बड़ा बाजार किसानों को दिलाने की जरूरत है। ऐसे में बड़ा बाजार किसानों को कैसे मिल पाएगा? बिल्कुल काजोल, इस ओर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि क्लस्टर खेती, क्योंकि जहां पर ज्यादा जमीन को एक साथ एक फसल के लिए उसमें वहां पर उत्पाद किए जाएंगे ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक ही वस्तु की उपज हो सके, तो वहां पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके और वहीं पर उसकी मार्केट भी उपलब्ध कराई जा सके। तो वहीं सहकारिता विभाग को इसीलिए कृषि विभाग के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, एक सामंजस्य स्थापित किया गया है ताकि जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं उनको यहाँ के स्थानीय उत्पादकों के बारे में उनको बताया जा सके, उनकी बिक्री को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके, चाहे वो बुराश हो, चाहे वो जो मडवा हो, झोंका हो, जो यहाँ की स्थानीय उत्पाद है, इन उत्पादों को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे यहाँ पर किसानों की आय को दोगुना किया सके, इन तमाम चीजों लेकर, इन तमाम पहलुओं लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। किसानों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सके, स्थानीय उत्पादकों को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, स्थानीय रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, पलायन को कैसे रोका जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। यही वजह तमाम तरह की जो लगातार। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगामी कुंभ को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। सरकार जहां दावा कर रही है कि डेडलाइन से पहले कुंभ से संबंधित सभी कार्य कर लिए जाएंगे, वहीं हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमने हरिद्वार में जगह जगह देखा और पाया कि कुंभ कार्य में कोई तेजी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो ये कुंभ भव्य नहीं हो पाएगा। आपको बता दूं कि 2021 में कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार तमाम कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से रोजाना ये अपडेट आता है कि इसको लेकर काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुंभ मेले के लिए जो व्यापक तैयारियां होनी चाहिए थी, वो तैयारियां ये सरकार नहीं कर पाई। डबल इंजन की सरकार है, जो धन जो है केंद्र सरकार से कुंभ के लिए मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कुंभ हमारे सर पर है, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसलिए हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि कुंभ मेला अगर आप करेंगे तो उसके लिए सरकार को व्यापक तैयारियों के साथ साथ ये कोरोना की महामारी जो है ज़्यादा ना फैले, इसके लिए भी इंतजामात करने पड़ेंगे। तभी जो है मैं समझता हूँ कुंभ भी हो पाएगा और हम कोरोना की महामारी से भी बच पाएंगे। से काम पूरे हो पाएंगे और हम लोग मैं समझता हूँ कि दिसंबर में सभी मान्य संतों के साथ बैठकर और कोविड की दृष्टिगत तब से होगा कि उसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं वो काम हम पूरे कर लिए। डेडलाइन, हाँ, डेडलाइन में काम पूरे हो सकता। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये जो हम देख रहे हैं कि कुंभ की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई कुंभ का काम जो है तेजी के साथ नहीं चल रहा है या फिर सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है? यही काजोल, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुंभ का आयोजन भव्य किया गया था और योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई गई थी, और जिस तरह से उन्होंने इलाहाबाद का कुंभ को दर्शाया था, तो उसको इसी के तर्ज पर
हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कोरोना इफेक्ट के कारण कई जो गति है उस पर असर पड़ा है। और देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जो कार्य चल रहे हैं कोरोना इफेक्ट के कारण वो कार्य धीरे चल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सरकार जो है लगातार बैठक भी कर रही है। हाल ही में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात की और संवाद उनसे ऑनलाइन संवाद के जरिए उन्होंने हरिद्वार का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने ये भी अच्छा रहा कि जल्दी से जल्द जो कुंभ के कार्य हैं वो पूरे होने चाहिए। इसको नरेश जी, जो दावे किए जा रहे हैं कुंभ के कार्य पूरे करने को लेकर कि कुंभ की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से होंगी और तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी वक्त पर, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित हो पाएंगे? काजोल, देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिस तरह से कार्य चल रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कार्य है वो उनकी गति बहुत धीमी है। इसको लेकर संतों ने भी कई बार राज्य सरकार से मांग की है। वहीं अब जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पितृ पवार यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश। तमाम कर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार दावे कर रही है, लेकिन दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 के तहत राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में स्कूल खोलने की छूट दे दी गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी स्कूलों को खोलने पर सरकार मंथन कर रही है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में स्कूल खोलने से पहले अभिभावकों को शिक्षकों की राय जानने का काम शुरू कर दिया है। स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि स्कूल खोलने का काम 3 चरणों में होगा। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे। इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों से अभिभावकों की राय को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल भी चरणबद्ध स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कश्यप ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों को खोलने के संबंध में एसोसिएशन की शिक्षा सचिव से वार्ता हो चुकी है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ ही राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। स्कूल खुलने के बाद ऑनलाइन क्लास नहीं दी जाएंगी। बच्चों की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं बल्कि अभिभावकों की होगी। तो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के बाद अब उत्तराखंड में भी स्कूल खोलने की जो कवायद हैं वो तेजी के साथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 3 चरणबद्ध होंगे, 3 चरणों में स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। पहले चरण में 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल का यहाँ पर ये कहना है कि जो जिम्मेदारी होगी बच्चों की वो बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी होगी, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं जो वहाँ के शिक्षक होंगे उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन के जरिए बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें उत्तराखंड के 8 पुल शामिल हैं, जिनका राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इतने पुलों का एक साथ उद्घाटन करना और सुरंग की आधारशिला रखना बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस मौके पर सभी आभार जताया। सीएम रावत ने कहा कि इन सभी पुलों का स्मारक दृष्टि से तो महत्व है ही, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ होगा। उत्तराखंड में बनाए गए पुलों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसमें उत्तराखंड के भी 8 पुल शामिल हैं जो राष्ट्र को अब समर्पित हो गए हैं। इतने पुलों का उद्घाटन करना एक बड़ा रिकॉर्ड है, राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों को पुल से बहुत लाभ मिलने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने बातें कही। मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इससे काफी ज्यादा सुविधा होगी। तो 8 पुलों का उद्घाटन आज ऑनलाइन माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश सड़कों और एयरफील्ड के विकास में बीआरओ की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और वह सराहनीय भागीदारी रही। अपनी इसी जिम्मेदारी को जारी रखते हुए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री पर्पस और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कुल 43 ब्रिजेस का निर्माण किया है।
और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। और मैं ये मानता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्स के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे एक पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आज पहुंचाने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्स की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और अहम भूमिका होती है। देश के सीमांत क्षेत्रों में 44 पुलों का एक साथ लोकार्पण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे जहां हमारी जो सेना है और सामरिक दृष्टि से इनका महत्व है, वहीं जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की लाभ मिलेगा। यही नहीं, तमाम पर्यटक सीमांत क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर लोगों को मिलेगी। ये बहुत जरूरी और इन क्षेत्रों में और विकास है जहाँ पर आज किया गया है, ये लोगों के गलती से डिमांड थी और एक तरह से सपना जैसे लगता था कि 3 जल्दी काम हो पाएगा। 2-3 सालों में 8 करोड़ बनना और ऐसे जगह यहाँ पर भूस्खलन किस बात में बता चाहता हूँ कि 20 से अधिक लोगों की मौत वहाँ पर भूस्खलन के कारण हुई। सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए। ऐसी किस्म परिस्थितियों में जहाँ भारी बरसात और भारी बर्फबारी हुई है, वहाँ पर ये काम करना सहज नहीं था। मैं तमाम टीम को बहुत बधाई देता हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। इस विमान से उनकी गुणवत्ता बहुत उच्च है। करने के विमान से जोड़े गया तो मैंने गुणवत्ता के लिए बहुत अच्छा परिणाम करना। रुद्रपुर में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर हत्यारों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रकाश सिंह धामी भदईपुरा से पार्षद थे। घटना के वक्त वो घर पर ही थे, जहां बाहर से आए बदमाशों ने उन्हें कई गोलियां मारी। वहीं प्रकाश धामी ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने उनका पीछा कर वारदात को अंजाम दिया। रुद्रपुर का एक पूरा मामला, जहां पर बीजेपी समर्थित पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। और मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या पुलिस पता लगा पाई है कि वो बदमाश कौन थे? क्या कोई पुरानी रंजिश थी धामी की उनके साथ? बताऊंगा कि ये भाजपा के पार्षद थे प्रकाश सिंह धामी। इनके आज सुबह घर पे 4 लोग आए थे, जो 3 लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उसके बाद इनके घर में गेट पे इनको गोली मारी और जब ये भागे तो इनके घर के अंदर घुस के इनको गोली मारी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों की जांच कर रही है
और जिस रोड से वो गाड़ी निकली है, जहाँ टोल प्लाजा लगा था, वहाँ भी वो दिखा है। तो टीम ने पुलिस ने 5 टीमें गठित करके उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भेज रखी है। शायद परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, परिवार के बयान दर्ज हुए हैं क्या? अभी जांच चल रही है परिवार की तरफ से, अभी कोई बयान दर्ज नहीं है। अभी प्रकाश जो धामी है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद जो पुलिस कह रही है उनके परिवार के बयान दर्ज करेंगे और साथ ही साथ ये देखा जाएगा इनकी पुरानी दुश्मनी किससे थी, कहीं पुराने जिसकी वजह से तो नहीं हुआ है ऐसा, या कोई राजनीतिक कारण। बिल्कुल, शायद आसपास जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनसे क्या कुछ पूछताछ हुई है अब तक? पुलिस उनसे पूछताछ रही है और प्रकाश उसके सामने बच्चा जेल है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे थे, प्रकाश घर पे सीसीटीवी कैमरा लगे थे, उसी के आधार पर लोगों की वो जांच हो रही है। और साथ ही साथ जो वहाँ से लोग आए थे उन्होंने एक मेडिकल में पूछा था कि पार्षद धामी का घर कौन सा है, उससे ही पूछताछ की जा रही है कौन लोग थे, किस तरीके के लोग थे, और जो जिस गाड़ी से आए थे उसका नंबर ट्रेस किया गया तो वो नंबर भी फर्जी निकला। शायद कितने लोग बताए जा रहे हैं, कितने बदमाश बताए जा रहे हैं जो कि गाड़ी में सवार होकर आए थे? गाड़ी में 4 लोग सवार होकर आए थे, जिसमें 3 लोग नीचे उतर के आए थे और एक बंदा गाड़ी के अंदर ही बैठा था। बिल्कुल शाहिद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुद्रपुर की ये घटना है जहां पर बीजेपी समर्थित पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाश गाड़ी में सवार होकर आते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि पार्षद का घर कौन सा है, उसके बाद घर में घुसकर पार्षद की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। परिवार से अब तक कुछ भी पूछताछ नहीं हो पाई है। देश के साथ प्रदेश में भी 15 अक्टूबर से काफी गतिविधियों खोलने की अनुमति सरकार ने जारी कर दी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि हमको सभी बातों का ख्याल रखना होगा। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ पांव पसार रहा है, ऐसे में किसी जल्दबाजी में जनता के लिए मुसीबत ना बढ़ जाए, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बात तो ठीक है कि हमारे प्रदेश में भी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कभी तो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, तो 1-2 बार बीच में ये भी आया कि थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा राहत भी महसूस हुई कि जब पॉजिटिव की संख्या कम जानकारी में आई। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमारी जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत प्रभावित भी हुई है और अनेकों ऐसे मौके भी आए कि जब लोग इससे बहुत परेशान भी दिखाई दिए, महसूस भी हुआ। सरकार ने जो अपना एक 15 तारीख से अनलॉक 5 की घोषणा की है, अनेकों चीज़ों को खोलने का काम करने का निर्णय लिया है। देहरादून में पिछले कई महीनों से कोरोना काल में काम कर रहे फार्मासिस्टों, डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय ने विभाग से अब छुट्टी की मांग की है। कर्मचारियों की माने तो पिछले 5 महीने से वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर अब उन्होंने डीजी हेल्थ से मुलाकात की। छुट्टी की मांग पर डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उत्प्रेती ने कहा है कि जिले के सभी सीएमओ सीएमएस को निर्देश दिए हैं कि कोरोना में काम कर रहे फार्मासिस्टों, डॉक्टर्स, नर्सेज और वार्ड बॉय को 1 सप्ताह में 1 छुट्टी जरूर दी जाए। जो हमारे ऐसा नहीं है, वो लोग आए और हमसे बात करी और 15 घंटे नहीं कराया जा रहा है उनसे काम। हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है सभी जनपदों में कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर काम कर रहा है तो उसको जो है छुट्टी भी जरूर दी जाए और उसको रिलैक्स किया जाए। तो वो वहाँ के सीएमओ और वहाँ के प्रमुख अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनके द्वारा जो है हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी जरूर दी जाती होगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।